बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 14 है आज हमारे पास, और यहाँ पे वीक नंबर 11 स्टार्ट हो गया। और मेरा नाम मुदस्सिर शरीफ है और आज मैं आपको लेक्चर नंबर 14 डिलीवर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, ये आपकी जो कोर्स बुक है उसका फ्रंट पेज का टाइटल पेज है, और इस बुक को हम थ्रू आउट फॉलो करते आ रहे हैं और उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स के पास ये बुक अवेलेबल होगी और इसी को फॉलो करिएगा। तकरीबन तमाम डाटा इसी बुक से है और जो पिक्चर्स लेक्चर्स में आप देखते हैं अपने, वो भी इसी बुक से ली गई हैं। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लेक्चर नंबर 13 को देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 13 में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था अपना, और चैप्टर नंबर 4 का जो नाम था प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। ये पहले में हमने इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमने इसमें डिटेल में बात की थी कि किस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, उनका सलूशन क्या होता है, उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, उसको कैसे फॉलो अप ले सकते हैं। उसके बाद हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चले गए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने देखा कि जो बेसिक प्रॉब्लम है उसकी जो बेसिक स्टेटमेंट है वो क्या बन सकती है, वो हमने बनानी थी। फिर उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में इसके सलूशन पे जाना था, जो पॉसिबल सलूशन था उसको हमने सेलेक्ट करना था। देन उसके बाद हमने देखा कि जो सलूशन हम फॉलो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो हमारे पास जितने भी स्टेप आ रहे हैं उनको हमने रिटर्न फॉर्म में पेपर में लिखना था। वो हमारे पास एल्गोरिदम बन गया था, और उस एल्गोरिदम को जब हम फर्दर किसी पिक्चर की फॉर्म में शिफ्ट कर देते हैं, मीन्स पिक्टोरियल फॉर्म में, तो हमारे पास फ्लो चार्ट बन जाता है। तो आज इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो हम देखेंगे इससे फर्दर टॉपिक। और ये जो सीक्वेंस है ये आपकी बुक से सेम एज इट इज़ है, आप वहाँ से भी मैच कर सकते हो। चलते हैं अपना लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 14 पे जो आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, चैप्टर नंबर 4 के ही फर्दर टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक होगा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती क्या है और उसके बारे में डिटेल में बात की गई थी। आज हम उसी से आगे मूव ऑन होंगे, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसको देखेंगे कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। इसमें हम तीन तरह के जो स्टेप हैं वो हमने फॉलो करने हैं, तब हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। पहला जो होगा, व्हाट इज गिवन द इनपुट, के जो हमारे पास इनपुट है वो क्या है। द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, के जो प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके इनपुट के अगेंस्ट क्या क्या होंगी। और उसके बाद व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड द इनपुट, द आउटपुट सॉरी। तो आउटपुट में हमने देखना है कि जब हम इनपुट डाल देते हैं उसके बाद रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो आउटपुट आई है वो हमने देखना होगा। मीन्स दैट कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास ये तीन स्टेप्स हैं, इन स्टेप से हमें गुजरना होगा। उसके बाद जाके हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं कि आया ये इसका सलूशन जो हम चाह रहे हैं एज इट इज़ होगा या नहीं होगा। उसके बाद हम इसी से नेक्स्ट फ्लो चार्टिंग की तरफ जाएंगे। तो फ्लो चार्ट क्या होते हैं भी आज आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से जी, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। Once the problem defined and the statement is made, then the process of examining and analyzing the problem starts। कह रहा है जब एक बार हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर देते हैं तो उसकी वही हम स्टेटमेंट बना लेते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है। उसके बाद हम उसका जो है ना जज करना, एग्जामिन होता है कि उसके जो स्टेटमेंट है उसका जो प्रोसेस है उस पे हम चले जाते हैं। जो प्रॉब्लम हमने रिटर्न फॉर्म में लिख देते हैं कि ये प्रॉब्लम है हमारे पास। देन हम फिर फर्दर जो है उसकी हम एनालाइजिंग स्टार्ट कर देते हैं कि प्रॉब्लम हमने स्टार्ट कहाँ से करनी है, कि कैसे इसको लेके चलें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इन दिस फेज प्रोग्रामर डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम
and extract the important information by asking questions such as, वो कह रहा है कि ये ऐसा फेज है जब अगर लेट्स सपोज हमारे पास प्रॉब्लम ऐसी आ गई है जिसको हमने प्रोग्राम में शिफ्ट करना है, तो जो प्रोग्रामर होगा वो उसको बेसिकली कुछ जो क्वेश्चन हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कि किस तरह के, ताकि हम जो हमारी प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है उसको हम अपने प्रोग्राम में शिफ्ट कर कैसे कर सकते हैं, एक प्रोग्रामर के हवाले से है। तो मीन्स आगे चल के हमने यही चीज़ों को आगे प्रोग्राम में शिफ्ट करना, मैंने आपको पहले बताया था, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं प्रोग्रामिंग के। तो कौन कौन से क्वेश्चन राइज होते हैं जो प्रोग्रामर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जब प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। तो पहला है, वो कह रहा है व्हाट इज द गिवन डाटा, व्हाट इनपुट इज अवेलेबल। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन राइज होता है कि डाटा क्या है और उसके अगेंस्ट क्या इनपुट अवेलेबल है। फिर व्हाट आउटपुट इज रिक्वायर्ड, कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हमें क्या जो आउटपुट है बेसिकली क्या चाहिए, मीन्स क्या हमें रिक्वायर्ड है वो हमने देखना होगा। उसके बाद आर देयर एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और प्रेफरेंस, मीन्स जब आप की हमारी प्रॉब्लम इस तरह की है जिसका हम सॉल्यूशन बना के उसको हम जब प्रोग्राम में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं प्रोग्राम के थ्रू, तो उसमें देखना है कि क्या आया हमारे पास कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं या कोई प्रेफरेंस है, मीन्स के इन चीज़ों को खास ख्याल रखना है, वो भी हमें पहले देखना पड़ेगा। डू वी नो द सोल्यूशन, क्या हमें सोल्यूशन प्रॉपर पता है या नहीं, ये भी एक मेन बात है। सारी बात है, अगर समटाइम्स प्रॉब्लम भी हम लिख लेते हैं उसका सोल्यूशन भी हम बना लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली शायद हमें उस तरह का सोल्यूशन का नहीं पता होता, तो ये भी एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन है या नहीं है। इज द सोल्यूशन पॉसिबल ऑन द कंप्यूटर, क्या ये भी चीज़ चेक करनी है जब हम प्रोग्राम शिफ्ट होने जा रहे हैं, जो हमारा सोल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का, अगर हम उसे प्रोग्राम में शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो क्या हम चेक करेंगे कि पॉसिबल है कि कंप्यूटर में वो सॉल्व हो सके। हाउ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर, तो इस चीज़ को भी मद्दे नज़र रखना चाहिए कि कितने सॉल्यूशन हैं, जो प्रॉब्लम हमारे पास है उसके कितने सॉल्यूशन हैं और कौन सा इजीली हम जो है ना वो फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद विच वन इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन, फिर ये देखना होगा कि हमारे पास कौन सा सिंपलेस्ट और मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन है जिसको हम फॉलो अप करें। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो राइज होते हैं जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के उसको प्रोग्राम में शिफ्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को पहले माइंड में रखना होता है। अगर तो ये इस क्वेश्चन के अगेंस्ट हमारे पास हर चीज़ का मतलब हर क्वेश्चन का हाँ जी हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर हम उस प्रोग्राम के सॉल्यूशन को इजीली जो प्रॉब्लम थी उसके सॉल्यूशन को इजीली प्रोग्राम में शिफ्ट कर सकते हैं। कह रहा ब्रॉडली वी कैन समराइज अबव मेंशन्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस अंडर 3 मेन स्टेपिंग्स। तो इन सारों क्वेश्चंस के अराइज होने के लिए जो हमारे पास प्रोग्रामिंग के हवाले से जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं ये वाले, तो इसमें तीन बेसिक आगे चल के जो मेन स्टेप्स हैं उससे हमें गुजरना पड़ेगा। चलते हैं, पहला स्टेप हमारे पास क्या है उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द गिवन व्हाट इज गिवन द इनपुट, मीन्स हमारे पास जो इनपुट है वो क्या है वो हमने देखनी है। तो गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, एग्जांपल भी आगे दी हुई है तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा। द इनपुट इज एनी डाटा दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस टू कैलकुलेट द रिजल्ट। इनपुट बेसिकली कोई भी डाटा है, ऐसा डाटा जो हमें चाहिए जिसके प्रोसेसिंग के बाद, जिसको एक प्रोसेस के गुजारने के बाद हमें उसका रिजल्ट चाहिए होगा। इट इज़ एनी इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये जो इनपुट है वो बेसिकली कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट हमें सप्लाई करनी होती है, मीन्स हमें चाहिए होती है, दरकार होती है। उसके बाद इट इन एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इट इज़ प्लान इन एडवांस that from where the input can be arranged so that the data can be recorded in front of variables or constants। तो वो कह रहा है कि जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो हमें थोड़ा सा एडवांस में प्लान करना होगा कि ये जो इनपुट है हमें कहाँ से अरेंज करनी है और डाटा कहाँ से लेना है और कहाँ पे हमने इसे रिकॉर्ड करना है, इसमें हमारे पास क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या कांस्टेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मीन्स दैट कि वो कह रहा है इनपुट बेसिकली हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा है
उसका हमने चेक करना है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं क्या प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो आएगा। और हाँ जी, अगर आता है तो फिर हमें देखना होगा जो इनपुट है वो हम कहाँ कहाँ से अरेंज करते हैं, किस तरह से, क्या सोर्स हमारे पास हैं, क्या क्या स्पेशल कोई इंस्ट्रक्शन या कोई प्रेफरेंसेस है, पीछे उसने क्वेश्चन कहा ना, तो वही बात यहाँ पे फिट हो रही है। तो हमने हर चीज़ का इनपुट जब भी हम देंगे तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा किस तरह की इनपुट रिक्वायर्ड है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देनी, ताकि प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास उसका वही रिजल्ट आए जो हम चाह रहे हैं। एग्जाम्पल एक देखिएगा, वो कहता है कंसिडर अ प्रॉब्लम टू फाइंडिंग सम ऑफ 5 नंबर्स। कहते हैं प्रॉब्लम सामने रखें। प्रॉब्लम क्या है कि फाइंडिंग सम ऑफ 5 नंबर्स, हमने 5 नंबर का जो है ना एडिशन सम फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दिस प्रॉब्लम 5 नंबर्स आर द इनपुट। हाँ जी, तो ज़ाहिर बात है जब हम 5 नंबर का सम फाइंड करने जा रहे हैं तो 5 नंबर हमारे पास यहाँ पे अब इनपुट है। कौन कौन से 5 नंबर होंगे, हम रैंडमली कोई इसने दे जैसे एग्जांपल दिए, द नंबर कैन बी 5, 11, 12, 9 एंड 20। मीन दैट ये 5 नंबर हमने इनपुट देने हैं ताकि इनका सम हमारे पास आ सके। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसको अगर हम इसका सोल्यूशन खुद भी पेज पे लिखना चाहें तो इजीली लिख सकते हैं। इसको फिर हम प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा। तो बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इन चीज़ों को पहले समझते हैं कि इनपुट, उम्मीद है यहाँ तक पता चल गया कि इनपुट है क्या, बेसिक इनपुट रिक्वायर्ड क्या होती है। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू उसने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो स्टेज होगी, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट के इनपुट आ जाने के बाद हमें ऐसा कौन सा रास्ता इख्तियार करना है जिसके थ्रू हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे देखिएगा, द टर्म प्रोसेसिंग मीन टू मैनिपुलेट डाटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो मीन्स ये जो टर्म प्रोसेसिंग है उसका मतलब ये है कि हमें अपना डाटा इस तरीके से क्या नाम है अरेंज करना और इस तरह से हमें इसका प्रोसेस हमारे करना है कि हमारे पास जो है ना उसकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए कि मीन्स कि हाँ जी ठीक है, ये इनपुट थी, इसके अगेंस्ट आपके ये इंफॉर्मेशन आ रही है। द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट कैन बी एनी स्पेशल प्रेफरेंसेस। जो हमारा जो भी प्रोसेसिंग का जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हमने देखना है क्या हमारे पास कोई स्पेशल प्रेफरेंसेस हैं, कोई लिमिटेशंस हैं, या कोई कंस्ट्रेंट्स हैं, या कोई कंडीशन है जिसको इम्पोज बाय द यूज़र ऑफ द सिस्टम, जो कि यूज़र चाह रहा है कि सिस्टम पे वो इम्पोज कर दूँ। दैट आर टू बी कंबाइंड द प्रोग्राम और सोल्यूशन डेवलप बाय प्रोग्रामर। तो ताकि क्या हो कि जो इनपुट्स थी, इनपुट के बाद जब हम प्रोसेसिंग पे गए तो प्रोसेसिंग में उसने कहा कि 4-5 चीज़ों का ख्याल रखना है कि क्या जो कोई लिमिटेशन है, कोई ख़ास बात इसमें वो देखनी होगी, कोई कंडीशन तो नहीं है हमारे पास जो हमने उस कंडीशन को लाजमी फुलफ़िल करना है वही हमें आनी चाहिए। तो ये जो सारे स्टेप बता रहा है कि प्रेफरेंसेस, लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट्स और कंडीशन इम्पोज बाय यूज़र्स, ये जब प्रोग्राम पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं ना, तो जो प्रोग्राम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मीन्स अगर हम खुद यूज़र है ना तो प्रोग्रामर बन रहे हैं, प्रोग्राम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा। और अदर देन अगर कोई किसी प्रोग्रामर से हम कोई प्रोग्राम बनवा रहे हैं तो वो भी इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेगा कि क्या क्या इनकी प्रेफरेंसेस हैं, क्या इनमें लिमिटेशन है, कौन सी जो है ना मेन कंडीशन है जिसको ये चाह रहे हैं कि वो इम्पोज हो। तो वो अपने हिसाब से इन चीज़ों का ख्याल रखेगा। तो मीन्स दैट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में हमने देखना है कि जो हम डाटा दे रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई ख़ास अहम बात, इसे किस तरह से रन हमें चलाना है, किस तरह से प्रोसेस करें कि हमारे पास जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं वो आ जाए। तो वही जो एग्जांपल थी पीछे के 5 नंबर्स का सम चाहिए, तो उसी को हम ले रहे हैं। तो एग्जांपल में क्या कह रहा है, कंसिडरिंग द सेम प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग सम ऑफ 5 नंबर्स। तो देखें कैलकुलेशन में क्या आ रहा है, प्रोसेसिंग क्या होगी, सम चाहिए था तो सम में देखें क्या होगा। अब यहाँ पे एडिशन का साइन, सम का साइन, इसे एडिशन प्लस का साइन, 5 + 11 + 12 + 9 + 20
57 हो गया। वैसे हम जनरली करें तब भी आंसर बनेगा, ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू गुजारना है। प्रोसेस क्या है जी, हमने ये सम का फंक्शन है, सम का मतलब यह है कि ऐड करना, और इसको जो 5 नंबर थे हमारे पास, हमने उन पांचों का यहाँ पे ऐड कर लिया, तो और ये उसका आंसर आ जाएगा। सेम यही फंक्शन जब भी कोई प्रोग्रामर से हम प्रोग्राम बनवाएंगे तब भी वही डालेगा, या हम जब हम खुद, क्योंकि हमने कोशिश करनी है यहाँ पे हमने खुद प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो वो प्रोग्रामर का जिक्र कर रहा है, मीन्स कि प्रोग्रामर हम ही है, कि हमें जब आगे चल के प्रोग्राम लिखना है तो हमें इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो ये चीज़ें सारी अपनी माइंड में रखिएगा, जब हम आगे चल के इंशाल्लाह जब हम इनके एक्सपेरिमेंट कभी करेंगे, या जब कभी आप लोग स्कूल आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे इनके इन चीज़ों का प्रोग्राम लिखा जा सकता है, सम का, एवरेज का, और कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया मींस दैट के एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो डिफरेंट ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जो है ना आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। आगे चलते जाएंगे तो ये प्रोग्राम्स आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उम्मीद है मैं आपको जो है ना प्रोग्राम से पहले जो है इसका फ्लो चार्ट जो होगा इन सारी चीज़ों का, तो वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो अभी फ़िलहाल इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, ये बेसिक्स हैं कि इनपुट क्या थी और अब प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट क्या थी, तो अब आपको समझ आ गया होगा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट में जो हमने प्रोसेस करना है उसको हमने देखना है कि किस प्रोसेस से हम गुजारे कि हमारे पास रिजल्ट आ जाए। प्रोसेस देख लें कि सम का फंक्शन लगाया और 5 नंबर्स को उसमें इस तरह से ऐड करना है, और आंसर हमारे पास रिजल्ट आ गया 57। डायरेक्ट 57 में भी हो सकता है कि नंबर्स को शो ना किए, लेकिन नंबर्स जारी बात शो करेंगे तो पता चलेगा किन नंबर्स का ये रिजल्ट आया। तो प्रोसेसिंग में इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। आगे चलते हैं जी स्टूडेंट। यहाँ पे व्हाट इज जो लास्ट स्टेज है, व्हाट इज रिक्वायर्ड द आउटपुट, मीन्स पहले हमारे पास थी व्हाट इज रिक्वायर्ड द इनपुट, फिर द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। अब लास्ट स्टेप जो है वो हमारे पास, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको एनालाइजिंग जब हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो उसका लास्ट स्टेप ये है कि हमारे पास अब आउटपुट क्या आनी चाहिए। प्रॉब्लम का मतलब जो हमने प्रॉब्लम ली उसका सलूशन किया, सलूशन को प्रोसेस से गुजारा, और प्रोसेस के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया, हमारे पास जो आउटपुट है क्या वो एज इट इज़ ही आई है, ये देखना होगा इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप ऑफ एनालिसिस इज टू डिटरमाइन व्हाट इज to be calculated and what result are demanded in the problem statement जी। तो आउटपुट का जो बेसिक लिंक होता है ना, जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ से हमें पहले हिंट भी मिल जाती है और क्लियर कट पता चल जाता है कि हमें क्या जो है ना डिमांड है, आउटपुट वो क्या हमें एज इट इज़ हमें लानी होगी हर हाल में। अगर हम उस आउटपुट को नहीं ला रहे जो जारी बात है प्रॉब्लम का सलूशन है और वही हमें सलूशन चाहिए, तो नहीं आ रहा, इट मीन्स फिर हमारा जो है ना सारा प्रॉब्लम एनालाइजिंग का तरीका, मेथड जो है टोटली रॉन्ग हो जाएगा। आउटपुट इज व्हाट that is expected to be produced after the completion of suggested solution of the problem। आउटपुट बेसिकली है क्या कि एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो कि प्रोसेसिंग में कुछ सजेशंस के बाद जो हमें प्रॉब्लम के अगेंस्ट मिलता है, तो वो हमारे पास बेसिकली आउटपुट आती है। ठीक है, जैसे अभी प्रीवियस जब आपने प्रोसेसिंग में देखा, प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आ गया, तो वो रिजल्ट ही आपका आउटपुट है। The output is the result of work done by the computer and answer given to the user after processing। जी वही बात आ गई कि आउटपुट बेसिकली क्या है, जो प्रोसेसिंग के बाद जो आपके पास रिजल्ट आया है वही आउटपुट है जी। अब एग्जांपल उसी को उसने कोड किया है कि सम ऑफ 5 नंबर जो था, नंबर्स को जब हमने सम किया तो उसका जो आंसर रिजल्ट आया 57 आया, 57 हमारे पास स्टूडेंट आउटपुट होगी। तो यहाँ पे उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम थी कि एक 5 नंबर का सम फाइंड करना है, 5 नंबर्स का जी सम फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो इनपुट में हमें 5 नंबर डिसाइड करके देने होंगे, दे दिए जी, डाटा हमारे पास इनपुट 5 नंबर्स का आ गया। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टेप पे गए, तो प्रोसेसिंग में क्या था कि हमने चेक करना है कि सम कैसे निकलेगा, तो हमें वहाँ पे सम का फंक्शन लगाना है। जैसे सम इज इक्वल टू आगे उसने 5 नंबर्स को एडिशन की फॉर्म में लिखा और साथ ही रिजल्ट बता दिया।
फिर आउटपुट पे जब गए, जो रिजल्ट था वही हमारे पास आउटपुट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये तीनों स्टेप्स हर स्टूडेंट को समझ आ गए होंगे, इसमें कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं थी। तो स्टूडेंट इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका जब भी हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, तो डिफाइन करने के बाद जब हम एनालाइजिंग मोड में जाते हैं तो हमें इन्हीं 3 स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप जो है ना हमारा, व्हाट इज रिक्वायर्ड द इनपुट। सेकंड स्टेप जो है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, सेकंड स्टेप प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, और थर्ड जो है व्हाट इज रिक्वायर्ड द आउटपुट। ठीक है, तो इन तीनों स्टेप से कोई भी प्रॉब्लम है तो इन तीनों स्टेप से हमने गुजरना है। गुजरने के बाद, क्योंकि ये प्रोग्राम जब बनाएंगे ना, तो प्रोग्राम बनाने से पहले ये 3 एनालाइजिंग के जो स्टेप्स हैं इनमें से हमने अपनी प्रॉब्लम को लाजमी गुजारना है। ठीक है, ताकि जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल, जो उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं, जो डाटा हम देना चाह रहे हैं, तो ताकि हम उसे प्रॉपरली अरेंज कर सकें, तो इन सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना भी है। और तब भी हमारा जो प्रॉब्लम है उसका जो सलूशन है उसके अगेंस्ट जो हमें वही सलूशन, जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी वो रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो ये एग्जांपल उसने बड़ी सिंपल से आपके साथ डिस्कस की। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जी, यहाँ पे हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फ्लो चार्टिंग। फ्लो चार्टिंग है क्या? बेसिकली ये फ्लो चार्ट है, और फ्लो चार्ट होता क्या है वो और से सुनिएगा। It is a diagram that represents the step-by-step procedure for a given task using standard symbols and shapes। तो कह रहे हैं बेसिकली ये एक ऐसी डायग्राम होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर के साथ चल रही होती है, और इसमें जो टास्क होते हैं वो जो टास्क हम डिफाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो या स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं या कुछ शेप्स हैं। तो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर में तो मैंने शेप्स और सिंबल्स को डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉपरली फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स के नेम क्या हैं और उनके अगेंस्ट उनका क्या फंक्शन है, वो भी आपको डिस्कस करूंगा। फ्लो चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोसीजर, हम किसी भी सोल्यूशन का कोई प्रोसीजर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेना है और उसको हमने किसी स्टैंडर्ड सिंबल या शेप के थ्रू उसको डिफाइन करना होगा। तो जाहिर बात है, अब यहाँ पे कॉमन सी चीज़ें बताता चलो। इनपुट के लिए भी कोई स्पेसिफिक सिंबल होगा, क्योंकि हमने जब एनालाइज किया तो हमारे पास पहले इनपुट आया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे गए तो प्रोसेसिंग था, तो प्रोसेसिंग के लिए भी सिंबल होगा। और उसके बाद आउटपुट था, तो आउटपुट के लिए भी स्पेसिफिक सिंबल होगा। इट मीन्स ये 3 सिंबल, तो यहाँ पे आपको सिंबल समझ आ गए कि इनपुट जब हमने देनी है किसी भी, जब भी कोई फ्लो चार्ट बनाना है, तो उसके लिए कौन सा सिंबल होगा वो आगे चल के नेक्स्ट शेयर करूंगा, तो वो आपको पूरा चार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसपे सिंबल्स, उनके नेम और उनके फंक्शंस आपको बताए गए होंगे। तो बहुत ही ईजी है। तो फ्लो चार्ट का यहाँ तक पता चल गया होगा कि ऐसी डायग्राम जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम जो है ना बता सकें कि यूजिंग सिंबल्स और शेप्स को यूज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप बता सकें कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। मीन्स जो सोल्यूशन था उसको हमने स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो सोल्यूशन जब हम रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं वो एल्गोरिदम बनता है। तो पहले एक बात याद रखी, शेयर की थी कि एल्गोरिदम क्या था, पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ स्टेप बाय स्टेप। जो सोल्यूशन हमने लिखा है उसकी जो पिक्टोरियल फॉर्म है वो फ्लो चार्ट होती है। तो ये फ्लो चार्ट यहाँ पे आपके पास, और एल्गोरिदम था, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन थी। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जब हम पिक्टोरियल फॉर्म में शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लो चार्ट आ जाता है। दोबारा गौर से सुनिएगा कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सलूशन था, जब उससे हम स्टेप बाय स्टेप पेपर पे लिख लेते हैं कि इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, तो वो वही जो स्टेप बाय स्टेप थे उनको जब हम सलूशन थे उनको जब हम पिक्चर की फॉर्म में शिफ्ट करते हैं हमारे पास फ्लो चार्ट बन जाता है। तो वो जो पिक्चर्स की फॉर्म में शिफ्ट करना है तो उस पिक्चर में क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक शेप्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, उनको हमने यूज करना। एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। In the process of problem solving, the next step is designing the solution। तो कह रहा है कि
जो लास्ट स्टेप हमारे पास ऑलमोस्ट बनता है वो ये क्या है, डिजाइनिंग द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन हमारे पास है उसका हमने हम डिजाइन करना है। After analyzing the problem in detail, the programmer designed the possible and most suitable logical solution on paper. वो कह रहा है कि जब हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं तो जो प्रोग्रामर, बेसिकली प्रोग्रामर हम ही हैं क्योंकि हमने ही प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्रामर, हम जो प्रोग्रामर हैं सारे स्टूडेंट्स प्रोग्रामर बन जाएंगे बेसिकली। तो क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम थी उसका जो पॉसिबल सूटेबल लॉजिक सोल्यूशन था वो हम पेपर पे लिख लेंगे। लिखने के बाद एट फर्स्ट एन इनफॉर्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज डेवलप। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को जब लिख लेते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है ना वो हम डेवलप करेंगे, जिसको मैंने पहले भी कहा, जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। मीन्स उस सोल्यूशन को हमने स्टेप बाय स्टेप लिखना है सिंपली, तो वो एल्गोरिदम होगा। फिर हमने क्या करना है, एंड देन दिस प्रोसीजर इज री रिटन इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल डायग्राम। तो उसी स्टेप बाय स्टेप्स को हमने री राइट लिखना है एक लॉजिकल डायग्राम में, जिसको हम फ्लो चार्ट का नाम देते हैं। एक लॉजिकल डायग्राम में हम शिफ्ट करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड शेप। वही बात आ गई कि कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं और शेप्स को हम यूज करते हुए, तो ये क्या होगा, हमारे पास फ्लो चार्ट हो जाएगा। दिस लॉजिकल डायग्राम ऑफ द सजेस्टेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। हाँ जी, वही बात आ गई, जो लॉजिकल डायग्राम हम बनाएंगे जो जो सॉल्यूशन हमने सजेस्ट किया है उसके अगेंस्ट, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट बन जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग। तो जो प्रोसेस होगा जिसको हम डायग्राम जो हम बना रहे हो क्या, फ्लो चार्टिंग होगी। मीन्स जब हम डायग्राम अपने हाथ से बनाना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ जी इनपुट ये है, आउटपुट सॉरी स्टार्ट यहाँ से लेना है, इनपुट ये है, प्रोसेसिंग ये है, आउटपुट ये है और फाइनल एंड ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, जब हम हाथ से खुद डिज़ाइन और शेप्स बना बना के जब हम आगे पेज पे ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें पता चलेगा फ्लो चार्टिंग क्या है। फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। आखिर में वही बात उसने की कि फ्लो चार्ट बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, बड़े ही सिंपल से स्टेप थे और उम्मीद है सबको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। स्टूडेंट्स, जो टास्क है लेक्चर नंबर 14 के अगेंस्ट, पहला टास्क क्या है कि आपने सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पार्ट 1 एंड 2 वो आपने नोटबुक पर लिखना है। ये आपको ये अपने जो लेक्चर आज का लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर सुना था उसी में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, 2 एंड 3 ये भी आपने अपने नोटबुक जो आप कॉपी बना रहे हैं कंप्यूटर की उस पर आपने लिखना होगा। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड 2 सॉल्व करना है अपने नोटबुक पे जो कंप्यूटर की कॉपी आप बना रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, 2 एंड 3 वो अपने अपने कंप्यूटर की कॉपी पे लिखना है, इसको सॉल्व करना है। और जो टास्क 2 होगा ये सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा ऊपर वाले ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा। इसके 3 पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1, 2 एंड 3 ये भी आपने अपनी कॉपीज पे लिखना है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो इस लेक्चर में भी और इससे प्रीवियस लेक्चर में दोनों में आपके पास अवेलेबल है। यही डाटा सेम आपकी बुक से मैंने लिया है। तो आप अपने अगर बुक सामने रखेंगे तो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा किस क्वेश्चन का कहाँ पे आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप ये टास्क सॉल्व करेंगे और अपनी कॉपीज टाइमली कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक के लिए हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ और जाते जाते आपको यही मैसेज दूंगा कि अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह बहुत जल्द स्कूल ओपन हो जाएंगे आपके और फिर आप लोगों से लाइव मुलाकात होगी और जो फर्दर क्यूरीज होंगी फिर वहाँ पे वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए सब स्टूडेंट्स को सजेशन ये है कि अपनी कॉपीज कंप्लीट करिएगा और अपना लेक्चर भी टाइमली सुनिएगा और ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास उनको भी नोट डाउन आपने रखना है और फिर इंशाल्लाह उसका भी आपको सलूशन दिया जाएगा ताकि जब आप स्कूल आएँ तो आपके पास जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपके पास होंगे तो सब का सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ तक के लिए इजाज़त चाहूँगा और सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।